हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की। देखिए, अभी ये बिल है, अभी पास नहीं हुआ हमारे पार्लियामेंट के अंदर, अभी इसको टाइम लगेगा। और उससे पहले जो बार काउंसिल है उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सजेशन मांगा है कि उनको कुछ चेंजेस लगते हैं इसके अंदर, तो उसके लिए वो उनकी ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं। कोई चेंजेस लगते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी जो भी सजेशंस हैं उनको भेज सकते हो। तो उसको फिर कंसीडर किया जाएगा और उनको लगता है कि ऐड होना चाहिए या कुछ डिलीट होनी चाहिए तो वो चीज़ की जाएगी। बाकी काफ़ी हद तक जो बात हम डिस्कस करेंगे ये एक्ट के अंदर वही रहेगी। इतना कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली है तो मेन फ्रेम तो यही है इसका, कि बेस तो यही रखा जाएगा। अब एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है ये, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसा बोला कि इस एक्ट की इस तरीके के एक्ट की ज़रूरत है जो कि एडवोकेट्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब ये एक्ट लेके आया जा रहा है, अभी जैसे बिल है ये, तो इस एक्ट को लेके आया जाएगा जब भी पास होता है ये पार्लियामेंट के अंदर। तो एक ये चीज़ भी है कि इस तरीके के एक्ट की और प्रोफेशंस के लिए भी ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरत है। ये तो मेरा एक सजेशन है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, बाकी तो हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके के एक्ट्स उनके लिए भी होने चाहिए। और भी जो प्रोफेशंस होते हैं जिनको कहीं ना कुछ सोसाइटी के अंदर थ्रेट्स होते हैं, उनके लिए इस तरीके के एक्ट्स आने चाहिए। अब देखिए, ये एक्ट आया है तो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। अब ये क्या है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, मतलब कि जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी एक तरीके से जब ये एक्ट बन जाएगा, और जो भी ऑफिशियल डेट गज़ट के अंदर निकाली जाएगी कि इस दिन से ये एप्लीकेबल हो जाए, फिर उस दिन से एप्लीकेबल भी हो जाएगा। एडवोकेट कौन होता है, एडवोकेट यहाँ डिफाइन नहीं किया गया। एडवोकेट कौन होता है, जो हमें एडवोकेट एक्ट के अंदर बताया गया है। एडवोकेट एक्ट है हमारा 1961 का, उसके सेक्शन 2 क्लॉज 1A के अंदर बताया गया है, एडवोकेट डिफाइन किया गया कि एडवोकेट कौन होता है, मतलब जिसके पास मेंबरशिप होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसको हम एडवोकेट बोल देते हैं। और अब इस एक्ट के आने से होगा क्या, देखिए क्या होता है कि कई बार जब प्रैक्टिस करी जा रही होती है, जब एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं अपनी किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, या किसी अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ट्रिब्यूनल्स के सामने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनको इस तरीके की चीज़ फेस करनी पड़ जाती है, जिसके अंदर लोग उनको धमकी देते हैं, थ्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से, उनके साथ लैंग्वेज सही यूज़ नहीं करते, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हरास करने की कोशिश करते हैं, उनको धमकी देते हैं, थ्रेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कि जो एक एडवोकेट है अपने काम को सही से कर पाए, जिससे कि वो अपना जो ट्रायल जो भी चल रहा है उसको इम्पार्शियल तरीके से चला पाए, फेयर तरीके से चला पाए, तो इन सब चीज़ों के लिए इस एक्ट को लेके आया गया, और वो फियरलेस वे में काम कर सके, कि उसको किसी चीज़ का डर ना हो कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे साथ ये हो सकता है, या मेरी फैमिली के साथ ये चीज़ हो सकती है। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए कि अगर उसकी फैमिली को कोई इस तरीके का थ्रेट मिलता है, हरासमेंट मिलती है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न्स दिए गए हैं। यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन की बात भी की गई है, और अगर कोई इस तरीके का एक्ट ऑफ वायलेंस करता है तो उसको पनिशमेंट देने की बात भी की गई है। और एक चीज़ की, ये जो भी ऑफेंस कोई व्यक्ति इस एक्ट के अंदर करता है जो दिया गया है, तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। क्या है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल। अब आप जानते हैं कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले पनिशमेंट की बात करें तो बिल्कुल सेक्शन 3 के अंदर जो सबसे पहला ही सेक्शन है, मतलब 1 के अंदर बताया है कि हम इसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे जब भी आएगा, अभी तो बिल बोला गया है, होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होगा, और ऑफिशियल गजट के अंदर डेट आएगी जिस दिन ये कमेंस होगा। फिर सेक्शन 2 के अंदर हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई है, जिसके अंदर एक्ट बताया, जहाँ पे वर्ड एक्ट यूज़ होगा, एडवोकेट का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ वायलेंस का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। फिर सेक्शन 3 के अंदर ही सबसे पहले क्या बताई गई, पनिशमेंट बताई गई, कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो एक्ट ऑफ वायलेंस करता है, कोई भी व्यक्ति अगर कमिट करता है या एबेट फॉर कमीशन भी करता है, मतलब कि किसी को उकसाता है ये चीज़ करने के लिए, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरीके का अगर कोई एक्ट ऑफ वायलेंस करता है या किसी को उकसाता है, किसके अगेंस्ट, एडवोकेट के अगेंस्ट, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सकती है, कम से कम तो 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, और जो 5 साल तक की हो सकती है, ये देख के कि वो कितना एक्सटेंट तक ऑफेंस किया गया, उसकी ग्रेविटी क्या है उसको देखते हुए। और साथ साथ उसके ऊपर 50,000 का कम से कम फाइन लगेगा, जो कि 1 लाख रुपए तक का
हो सकता है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले इसमें सेक्शन 3 में दी, कि सबसेक्शन 1 में दी। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई दोबारा से इस तरीके का एक्ट ऑफ वायलेंस करता है, एक बार ही उसने कर दिया, वो अपनी सज़ा जैसे बिताया 6 महीने 7 महीने की या जितनी भी सज़ा मिली, फाइन उसने पे किया, और उसके बाद आके दोबारा से इस तरीके की चीज़ करता है, या सब्सिक्वेंटली 3rd टाइम 4th टाइम ऐसी चीज़ करता है, तो वहाँ पे उसको सज़ा कम से कम 2 साल की मिलेगी, जो कि 10 साल तक की भी हो सकती है, और साथ साथ उसको कम से कम 10 लाख रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से इसको काफ़ी एक बड़ा ऑफेंस बना दिया गया, ताकि कोई एडवोकेट्स के अगेंस्ट ये चीज़ ना कर सके। ऐसी चीज़ें और भी प्रोफेशन के अगेंस्ट लानी चाहिए, इसकी ज़रूरत है। अब देखिए ये चीज़ कर दी, अब ये तो है ही है, पनिशमेंट दे दी, लेकिन अब जो नुकसान एक एडवोकेट को हुआ, जैसे उसकी कोई प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, उसकी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर आग लगा दिया, इस तरीके की कोई भी चीज़ करी, तो उसको एक डैमेज तो हुआ, उसको एक लॉस तो हुआ। अब उस लॉस को भी पूरा कराया जाएगा, कैसे, ये तो दिया ही जाएगा, प्लस उसको कंपनसेशन मिलेगा। और ये कितना कंपनसेशन मिलेगा ये कोर्ट डिटरमाइन करेगा। जो भी कोर्ट जिसके पास केस चल रहा है, जिस वैसे तो जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पास इसका केस चलेगा, जो भी हाईएस्ट कोर्ट होगा, तो वो कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि कितना कंपनसेशन मिलेगा, जो कि कोर्ट कहेगा कि ट्वाइस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज। जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, कोर्ट कोशिश करेगा कि उससे दुगना कंपनसेशन उसको मिले, डैमेजेस उसको मिले, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति नहीं पे कर रहा, जो उसको बोला गया कि इतना डैमेजेस पे करो, तो उस डैमेजेस की रिकवरी किस तरीके से कराई जाएगी, जैसे कि रिवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 के हिसाब से कराई जाती है। जब कोई व्यक्ति कोई कंपनसेशन नहीं पे करता, तो जैसे इस एक्ट के अंदर दिया गया रिवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 के अंदर, उसी तरीके से इस कंपनसेशन को उस व्यक्ति से रिकवर करवाया जाएगा। तो ये बेसिकली पनिशमेंट और कंपनसेशन की बात यहाँ पे सबसे पहले की गई। फिर ये बताया गया कि ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, आपको कोर्ट से जाके बेल लेनी पड़ेगी। फिर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस होता है, जब कोई कंप्लेंट की जाएगी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का बंदा नहीं करेगा। जिसकी रैंक डीएसपी से नीचे की है, वो ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और जब ये डीएसपी या उससे ऊपर रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन विद इन 30 डेज कंप्लीट करनी होगी। ये चीज़ ऐड की गई। और यहाँ पे कंपाउंडिंग की बात भी की गई है सेक्शन 6 के अंदर, कि अगर कोर्ट को लगता है कि जिसने वो अपराध किया है और जिस एडवोकेट के अगेंस्ट वो हुआ है, तो वो दोनों अगर आपस में बैठ के इसको कंपाउंड कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, तो ये प्रोविज़न भी डाला गया कि इसकी कंपाउंडिंग आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन की बात भी हुई है कि अगर किसी एडवोकेट को लगता है कि मेरे अगेंस्ट ऐसी मुझे कोई थ्रेट मिल रही है, मुझे कोई ऐसी इंजरी हो सकती है, हर्ट हो सकता है, कोई भी ग्रीवियस हर्ट हो, सिंपल हर्ट हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो जिस भी एरिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ का जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे वो एप्लीकेशन लगाएगा, और हाई कोर्ट सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो भी जैसे बार काउंसिल से उसका प्रैक्टिस कैसी है, ये सब चीज़ें मंगाएगा, इस सब पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, और उसको वो पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है। ठीक है, वो बाकी चीज़ें हैं, बाकी आप पढ़िएगा एक्ट को कि कैसे वो पुलिस प्रोटेक्शन कौन हटा सकता है, कितने लेवल तक हटा सकते हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं। और साथ साथ एक 3 मेंबर कमेटी बनाने के लिए भी बोला गया, और ये हर एक लेवल पे बनेगी, जैसे हाई कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे 3 मेंबर कमेटी बनेगी, जहाँ पे रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस बाय एडवोकेट किया जाएगा। जो भी उनके ग्रीवियंसेस होंगे उनको रिड्रेस किया जाएगा, जो भी एडवोकेट्स के द्वारा बोले जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। अब जैसे आजकल पेंडेमिक आया या इस तरीके का कोई एपिडेमिक आता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे लगता है कि जो एडवोकेट्स की सोशल कंडीशन है वो ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे उनको 15,000 रुपीज़ मंथली दिए जाएंगे। जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे, वहाँ पे बताया गया कि किस हिसाब से कौन कितना शेयर देगा, जैसे 50% सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, वो सब वहाँ बताया गया, उसको आप रीड कीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इस तरीके से उनकी सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा एडवोकेट्स की। उनको मंथली 15,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, और इनको प्रोटेक्शन मिलेगी इलीगल अरेस्ट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से भी। जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी एडवोकेट को अरेस्ट करना चाह रहा होगा कि भाई इसने ऑफेंस किया, कुछ भी है, तो वहाँ पे उसको पहले सीजीएम जो है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अरेस्ट नहीं होगा विदाउट द ऑर्डर ऑफ सीजीएम।
ठीक है, सीजीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। और कोई व्यक्ति अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है एडवोकेट के अगेंस्ट, बाद में पाया जाता है कि इस तरीके गलत विक्सेशियस किया गया था, इस तरीके की चीज़ थी, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है। ठीक है, एक्ट ऑफ वायलेंस के अंदर जो एक्ट ऑफ वायलेंस होता है इसको सेक्शन 2 में ही डिफाइन किया गया है, जैसे कि कोई भी एक्ट कंडक्ट बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एडवोकेट, की कोई भी व्यक्ति जब कोई एक्ट करता है किसी एडवोकेट के अगेंस्ट जिसके कारण जो उसका कंडक्ट होता है एडवोकेट का वो इम्पार्शियल, फेयर और फियरलेस नहीं होता अपनी लिटिगेशन के प्रति, जो भी वो जिस भी अथॉरिटी के प्रति, जैसे कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, अथॉरिटी होगी, जहाँ पे भी वो प्रैक्टिस कर रहा है उस जगह पे। जैसे उसको कोई थ्रेट मिलती है, हरासमेंट की जाती है एडवोकेट की, कोई उसके साथ कोर्शन करता है, असॉल्ट करता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है, उसको हर्ट देने की कोशिश करता है। अब ये हर्ट जैसा भी हो सकता है, सिंपल ग्रीवियस इंजरी देता है, और उससे उसको डेंजर लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, एडवोकेट को या फिर उसकी फैमिली को, दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से उनको फिर ये सारे जो राइट्स हैं, ये प्रोविजंस जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। अभी एक बारी फिर बता दूं कि ये बिल है, अभी ये पास नहीं हुआ है, इसके अंदर सजेशंस मांगी गई हैं। 9 जुलाई तक आप ये सजेशंस भेज सकते हो बीसीआई के पास, फिर वो उन सजेशंस को कंसीडर करेंगे और आगे फिर भेजा जाएगा, फिर जो भी है प्रोसेस चलेगा, और काफ़ी जल्द लगता है कि ये पास हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा ये वाला। तो ये चीज़ें हैं अभी इसके अंदर, बाकी मेजर यही चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा कोई चेंजेस आएंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी कोई बिल आता है, जो भी स्टेक होल्डर से बोला जाता है वो अपने सजेशंस देते हैं, तो मेजर पार्ट वही रहता है। बाकी जो भी उनको ठीक लगता है कि हाँ ये चीज़ें इन्होंने सही भेजी है, ये सही बताई है, इनका सजेशंस ये ठीक लगता है, तो फिर वो चेंजेस उसके अंदर ले आए जाते हैं। कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है, या फिर कोई चीज़ चेंज कर दी जाती है, तो ये चीज़ें होती है। तो अभी ये क्या है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, और जब भी ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तब ये हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बन जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी एक बिल अभी समझना हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।